कैथलिक टीवी के प्रोग्राम कैरेक्टर बिल्डिंग से मैं हूं आपकी होस्ट महाविश। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इस प्लेटफॉर्म से अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसे आप ना सिर्फ पसंद कर रहे हैं बल्कि बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। आपका फीडबैक हम तक बिल्कुल पहुंच रहा है। नाजरीन, हमने लास्ट एपिसोड में ये सीखा कि अमेजॉन पे एक प्रोडक्ट हंट किस तरह से किया जा सकता है और एक विनिंग प्रोडक्ट को हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आज का प्रोग्राम, आज के एपिसोड उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम सीखेंगे कि एक विनिंग प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड कर ली है, तो उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए, सेल करने के लिए हम एक बेहतरीन सप्लायर कहाँ से और कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने आज के ट्रेनर को मिस्टर इफ्तिखार अंजुम को हम वेलकम करते हैं, जो कि CEO ऑक्टोपस कम्युनिकेशन और को फाउंडर हैं IDE पाकिस्तान के। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच सर। आप प्लीज़ नाजरीन को ये बताएं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट एपिसोड में सीखा था कि आप एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उसकी जो सेकंड स्टेज है, जब आप एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो सेकंड स्टेज ये है कि उस प्रोडक्ट के लिए सप्लायर कहाँ से फाइंड करना है। तो इस चीज़ को हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग में आपने ये देखना है कि जो प्रोडक्ट मैंने सेल करना है उस पर मुझे प्रॉफिट होना चाहिए। समटाइम ऐसा होता है कि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, आप खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी जो सोर्सिंग है वो आपके अपने प्लेटफॉर्म से होगी, क्योंकि आप खुद वो प्रोडक्ट बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जो अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, दे आर नॉट मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर नहीं है, दे आर ट्रेडर, दे आर बिजनेस पीपल। उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने ट्रेड करनी है, कि कहीं एक सप्लायर से चीज़ें खरीदनी है और उनको अमेज़ॉन के ऊपर बेचना है। और इसके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो ये है कि आपने एक अच्छा सप्लायर फाइंड करना है फॉर योर प्रोडक्ट सोर्सिंग। और अपनी प्रोडक्ट के लिए जो सप्लायर फाइंड करना है उसको हम टेक्निकली अमेज़ॉन की लैंग्वेज में, आप समझ लीजिए, प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। अब प्रोडक्ट सोर्सिंग में ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने ऐसे सप्लायर को ढूंढना है कि जिससे आपको बड़ी कंसिस्टेंट सप्लाई मिले, क्योंकि सिर्फ प्रोडक्ट को फाइंड करना या एक सप्लायर से चीज़ें ले लेना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपने एक बहुत अच्छा और बहुत रिलायबल सप्लायर फाइंड करना होता है कि जो आपको ऐसी प्रोडक्ट दे कि जिस पे आपको प्रॉफिट भी हो और जिससे आपका एक ब्रांड भी बने और जिसकी क्वालिटी भी बेहतर हो। तो इस प्रोडक्ट के फाइंड करने के बाद सप्लायर फाइंड करने के प्रोसेस को हम प्रोडक्ट सोर्सिंग कहते हैं। ओके सर, ये भी प्लीज़ बताएं कि प्रोडक्ट सोर्सिंग के कौन कौन से तरीके हैं। यस, प्रोडक्ट जब हम सोर्स करते हैं तो इसके बेशुमार तरीके हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अ मैन्युफैक्चरर, आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या होगी कि आप खुद ही सोर्स हैं। आपने प्रोडक्ट बनाई है तो आप किसी सप्लायर की आपको ज़रूरत नहीं है। आपकी जो अपनी प्रोडक्शन है उसी से आपने चीज़ें अमेज़ॉन पे सेंड करनी है। लेकिन इसके अलावा बेशुमार तरीके हैं कि जिनको हम जानेंगे तो हमें ये अंदाज़ा होगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो लोग मैन्युफैक्चरर हैं, जो मुख्तलिफ़ तरह की इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हैं, सिर्फ वही अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, क्योंकि ये आमतौर पे लोगों का इंप्रेशन होता है कि अमेज़ॉन का उन लोगों को फ़ायदा है जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, जो लेदर की इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में पहले से काम कर रहे हैं, शायद वही लोग अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं। लेकिन इसके बेशुमार तरीके हैं। चंद मॉडल मैं आपके सामने बताऊंगा कि प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है। जैसे पहला तरीका होता है रिटेल आर्बिट्रेज। ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन चूंकि आप एक टेक्निकल प्रोग्राम सीखने जा रहे हैं इसलिए इन चीज़ों को आपको याद रखना है और बेशक आप इनको लिख लीजिए। जो पहला मॉडल है वो है रिटेल आर्बिट्रेज। ये फर्स्ट मॉडल है इसका। अब ये रिटेल आर्बिट्रेज क्या होती है कि आप किसी भी फिजिकल स्टोर पे जब सेल्स लगती हैं, आपको पता कि ब्रांड हर साल सेल्स लगाते हैं, क्लियरेंस सेल्स होती हैं, 70% सेल होती है, 50% सेल होती है। अब आपको ये पता है
कि आपको ये पूरा ट्रैक रखना है कि कौन सा ब्रांड या किस स्टोर पर कब सेल लग रही है। तो जब सेल लग रही है तो आपने उससे पहले रिसर्च की है कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे बहुत बिक रही है और लोग अमेज़ॉन पे प्रोडक्ट खरीदते हैं। अब ये काम तो आपने पहले कर लिया, अब आपको ये पता चला कि ये 70% सेल फलां जगह पे लग गई, आपके पास पैसा था, आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको पता कि अब आपके पास वो चीज़ें आ गई। यानी आप ये समझ लीजिए कि जो चीज़ अमेज़ॉन के ऊपर $100 की आप बेच रहे हैं या $50 की आप बेच रहे हैं, उसका आपको 20% सिर्फ आपने पे किया। यानी ये $100 की चीज़ है, वो आपने खरीदी किसमें? $20 में आपने खरीद ली। जो $20 में आपने खरीद ली तो आपके पास मार्जिन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोग इसी मॉडल पे काम कर रहे होते हैं। तो इस सूरत में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट सोर्सिंग का जो तरीका है वो आपके रिटेल स्टोर्स हैं जो सेल्स वगैरह लगाते हैं। दूसरा जो तरीकाकार है प्रोडक्ट सोर्स करने का वो है ऑनलाइन आर्बिट्रेज। यानी आप फॉर एग्जांपल जैसे हम पाकिस्तान में हैं लेकिन हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा बल्कि जो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो यूएसए में मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो किसी और कंट्री में मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है? उसकी प्रोडक्ट सोर्सिंग ऑनलाइन होती है। जिस तरह सेल्स लगती हैं ऑफलाइन, इसी तरह ऑनलाइन सेल्स भी लगती हैं, उनसे भी आप चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा जो आर्बिट्रेज का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो यही है कि सस्ती मार्केट से खरीदना और महंगी मार्केट में बेच देना। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं, आप किसी ऐसी मार्केट से खरीदते हैं जहां पे आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी, अमेज़ॉन के ऊपर आप उसको महंगे दामों बेचेंगे। तो ये भी एक प्रोडक्ट सोर्सिंग का तरीका है। अब इसमें एक और तरीका जो होता है वो होता है आपका प्राइवेट लेबल। अब प्राइवेट लेबल क्या होता है? अमेज़ॉन पे सबसे ज़्यादा जो बिजनेस होता है वो प्राइवेट लेबल का होता है। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि आप अपना ब्रांड अमेज़ॉन पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। उसमें आपने ऐसा सप्लायर देखना होता है, ऐसा मैन्युफैक्चरर देखना होता है कि जो आपको वाइट लेबल चीज़ें दे दे। वाइट लेबल का मतलब है कि प्रोडक्ट बनाएगा लेकिन उसके ऊपर ब्रांड नेम कोई नहीं होगा, उसके ऊपर लोगो कोई नहीं होगा। आप उसको कहते हैं भाई इसके ऊपर मेरा ब्रांड नेम लगा दो, मेरा लोगो लगा दो, ये चीज़ें मुझे दे दो। ये भी एक तरीकाकार है कि आप अपने नाम से चीज़ें मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं, उसकी प्रोडक्शन करा लेते हैं। ये भी एक सोर्सिंग का तरीकाकार है। फिर एक बड़ा ज़बरदस्त जो तरीका है वो है ड्रॉप शिपिंग। अब ये ड्रॉप शिपिंग का क्या तरीका है? आप ड्रॉप शिपिंग से भी सोर्सिंग कर सकते हैं। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है कि आप एक ऐसा मैन्युफैक्चरर तलाश करते हैं कि जो प्रोडक्ट बनाएगा, प्रोडक्ट अपने पास ही रखेगा और जब आप कहेंगे वो उसको शिपमेंट भी उसकी कर देगा। इसका मतलब है कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि आपने जो ऑनलाइन स्टोर अमेज़ॉन पे अपना अकाउंट खोला हुआ है वहाँ पे आपने प्रोडक्ट लिस्ट करनी है और उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग करके जब ऑर्डर आएगा तो ऑर्डर अमेज़ॉन नहीं भेजेगा, ऑर्डर क्या होगा उस कंपनी को चला जाएगा जो आपके मैन्युफैक्चरर हैं। वो क्या करेंगे? वो पैक करेंगे, वो उनको चीज़ें बेच देंगे। अब इसमें क्या होगा? आपका काम बहुत कम रह जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम होती है क्योंकि आपने प्रोडक्ट्स बाय नहीं करनी, आपने कब पैसे देने? जब वो चीज़ बिक जाए। तो कितना ज़बरदस्त मॉडल है कि आपने अपना सिर्फ और सिर्फ अकाउंट खोला, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, जस्ट आपने इन्वेस्टमेंट क्या की कि आपने सप्लायर ढूंढा, ऐसा सप्लायर जो कि ड्रॉप शिपिंग की आपको एक ऑप्शन देता है। तो ड्रॉप शिपिंग एक बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है, इस पे भी जो है वो लोग काम करते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ आर्टिस्ट होते हैं, वो अपनी जो हाथ की बनी हुई चीज़ें हैं, जो आर्टिस्टिक किस्म के लोग होते हैं, वो भी अपनी चीज़ें अमेज़ॉन के ऊपर बेच सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट सोर्सिंग के कुछ जो तरीके हैं वो मैंने आपको बताए। अब आपने देखना है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, आपको किस तरह से प्रोडक्ट को सोर्स करना है, ये डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल पे। थैंक यू सर। नाजरीन को प्लीज़ ये बताएं कि अली बाबा से प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड की जा सकते हैं? जी, प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपके पास डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन जो सबसे रिकमेंडेड तरीका है वो है कि आप चाइना से चीज़ें परचेज़ करें। अब जब चाइना से चीज़ें परचेज़ करते हैं तो आपके पास चाइना के अंदर बेशुमार ऑप्शन हैं। चाइना में आप जो है वो ऐसे बेशुमार आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप ऑनलाइन चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वो अली बाबा है। और आपके 90% जो जितने भी जो सेलर्स हैं
वो अलीबाबा से चीज़ें परचेज करते हैं। अब हमने देखना है कि अलीबाबा से हमने चीज़ें कैसे परचेज करनी है या कैसे हमने सप्लायर फाइंड करना है। सबसे पहले क्या है कि आपको देखें, ये चीज़ है टेक्निकल, आप टेक्निकल चीज़ें सीखेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आपकी बेस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो वेबसाइट पे जाके सर्च करना इज़ नॉट अ बिग डील। आप सब लोग यकीनन बेसिक कंप्यूटर जानते हैं, तो जो बंदा बेसिक कंप्यूटर जानता है, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, आप आसानी के साथ वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने alibaba.com पे जाना है, तो उसमें आपने पहला स्टेप क्या है, सप्लायर फाइंड करना है। यानी आप सर्च में लिखेंगे सप्लायर्स, जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए उस प्रोडक्ट को चूज़ करेंगे। लेट से आपने जो है वो टॉय कोई बच्चों के परचेज करने हैं, तो आप बता देंगे जी टॉयज़ के लिए मुझे सप्लायर चाहिए। अब सप्लायर की एक लिस्ट आ जाएगी। अब जब आपके पास लिस्ट आ जाए तो आप उसको फिल्टर कर लें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, कि वो इतने साल उसका एक्सपीरियंस हो, इतनी देर से वो सेल कर रहा हो, ये उसकी प्राइस रेंज हो। आप उसको फिल्टर करके आपके पास जो आप चाह रहे हैं उस तरह के सप्लायर आ जाएंगे। जब आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सप्लायर आ जाएं, तो फिर आप क्या करते हैं, उनको आप एक रिक्वेस्ट करते हैं फॉर कोटेशन। यानी आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल ऐसे जैसे रियल टाइम में बिजनेस होता है, तो उसमें भी ऐसे होता है। सप्लायर्स क्या करते हैं, आपके पास सप्लायर्स की कॉन्टेक्ट डिटेल आती है, आपको पता होता है जी ये सप्लायर मेरा बेहतरीन सप्लायर है। लेकिन यहाँ पे चूंकि आप सारा काम ऑनलाइन कर रहे हैं, इसलिए चीज़ों को वेरीफाई करना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जब आपने वेरीफाई कर लिया कि ये मेरा सप्लायर हैं, 2 या 5 सप्लायर हैं, इनसे मैं चीज़ें मंगवा सकता हूँ, आप उनको रिक्वेस्ट करेंगे कोटेशन की कि आप मुझे इन प्रोडक्ट की कोटेशन भेजें। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप जो पहले सप्लायर को आपने फाइंड किया वही बेहतरीन सप्लायर हो। सप्लायर फाइंड करना एक बहुत बड़ा टास्क है, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। जब आप उनको कोटेशन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, कुछ लोग आपको कोटेशंस भेजेंगे। अब कोटेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट की प्राइस लिस्ट होती है। अब उसमें मुख्तलिफ तरह की प्राइस होती है कि अगर वो शिपिंग करेंगे तो क्या प्राइस होगी, अगर टैक्सेस शामिल होंगे तो क्या प्राइस होगी, अगर उसके बगैर है तो क्या प्राइस होगी, अगर 500 यूनिट होंगे तो क्या प्राइस होगी, अगर 1000 यूनिट परचेज करेंगे तो क्या प्राइस होगी, अगर 5000 यूनिट करेंगे तो क्या प्राइस होगी। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है कि आप उनसे पूछें। अदरवाइज क्या होता है कि आपको वो बता देते हैं जी कि ये मैं आपको प्रोडक्ट जो है वो $50 में दे दूंगा, आप खुश हो जाते हैं। लेकिन उसने कहा जी 50, बाद में उसने कहा $50 की तब मिलेगी जब आप 5000 पीसेस खरीदोगे। आपने कहा भाई मैंने तो अभी 100 पीसेस खरीदने थे, मैंने तो काम शुरू करना है, वही जो प्राइस है वो डबल हो जाएगी। तो ये समटाइम आप अगर अच्छी कोटेशन प्रॉपर तरीके से नहीं लेते, तो आप जो नया सेलर खासतौर पर होता है उसको फिर परेशानी होती है। और जब आपके पास जो चीज़ें आ जाएं, उसके बाद फिर आप करें, आप उसको एवेल्यूएट करें। आप कुछ जो है वो चेक्स होते हैं सप्लायर के ऊपर, वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। आप उसको एवेल्यूएट करें और जो बेहतरीन सप्लायर, 3 सप्लायर आपके पास बेहतरीन आ जाएं, उनको आप कहें जी हमें सैंपल भेजें। और फिर सैंपल में आप क्वालिटी देखें, जो बेहतरीन सप्लायर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, जिसकी प्राइस आपके मुताबिक है, जिसकी क्वालिटी बेहतरीन है, जिसकी सर्विसेज बेहतरीन है, उसको आप ऑर्डर प्लेस करें। और इस तरह से अलीबाबा के ऊपर आप एक अच्छा सप्लायर फाइंड कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने सप्लायर की बात की और आपकी इस पूरी बात से ये चीज़ हमारे सामने आती है, हमने ये सीखा कि सप्लायर, बेहतरीन सप्लायर को फाइंड करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ थोड़ा सा बताएं कि इसका क्राइटेरिया, सप्लायर फाइंड करने का एग्जैक्ट क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये एक बहुत ही अहम क्वेश्चन है और बहुत ज़रूरी है कि सप्लायर को फाइनलाइज करने से पहले कुछ चेक्स होते हैं। वो चेक अगर आप नहीं लगाएंगे तो यकीन करें बहुत सारे लोग बहुत सारा पैसा ज़ाया कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जो अक्सर कहते हैं जी ऑनलाइन तो सारा स्कैम है। उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, अब डेफिनेटली जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपको $5000 की चीज़ें परचेज़ करनी है, तो $2000 तो कम से कम आपको एडवांस में देना होगा। अब बेशुमार दफ़ा ऐसा होता है कि जो बायर है वो पैसे देता है और उसके बाद सप्लायर उसका फ़ोन ही नहीं उठाता। और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आ जाती हैं और जब आपके पास चीज़ें पहुंचती हैं तो जो आपने ऑर्डर किया होता है वो चीज़ें उस तरह से नहीं होती। लेकिन क्या होता है, उस वक्त आप समझ लें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती। इसलिए इससे पहले कि आप ऑर्डर दें, आप सप्लायर को फाइनलाइज करें। कुछ बेसिक क्राइटेरिया है जो चेक करें, और अगर वो चेक करेंगे तो यकीनन आप कभी धोखा नहीं खाएंगे और आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा।
पहला जो क्राइटेरिया है सप्लायर को फाइनलाइज करने का, वो है आप चेक करें कि सप्लायर के पास वेरीफाइड का बैच है या नहीं। अब ये वेरीफाइड का बैच क्या होता है? बहुत सारे लोग हैं जो अली बाबा के ऊपर चीज़ें बेचते हैं। आप समझते हैं कि आप जानते हैं इस चीज़ को कि होलसेल का सबसे जो बड़ा प्लेटफॉर्म है वो अली बाबा है, चाइना का। अब हमारा चाइना की प्रोडक्ट खरीदने का, बीइंग पाकिस्तानी, हमारा एक्सपीरियंस है, हमें पता है कि चाइना से अगर अच्छी चीज़ें मिलती हैं तो चाइना में बेशुमार दफ़ा आपको चीज़ें लो क्वालिटी की भी मिलती हैं, और बाज़ वक़्त ऐसी क्वालिटी होती है कि आप खुद परेशान हो जाते हैं कि आपका पैसा ज़ाया हो गया। लेकिन जब आप खुद देखते हैं तो वो लेते हैं प्रोडक्ट, वो अलग बात है। अब आपने अमेज़ॉन पे बेचनी है, और अमेज़ॉन पे अगर आपको बैड रिव्यूज़ मिल गए, लोग आपकी क्वालिटी से सेटिस्फाइड ना हुए, तो आप समझ लीजिए कि आपका कारोबार नहीं चल सकेगा। तो पहला जो क्राइटेरिया है आपने जो चेक करना है वो ये देखना है कि सप्लायर के पास वेरीफाइड बैच हो। अब वेरीफाइड बैच क्या होता है? सप्लायर अली बाबा पे अप्लाई करता है कि मुझे वेरीफाइड बैच दिया जाए। अब अली बाबा क्या करता है कि अली बाबा वो बाकायदा उनके फिजिकल स्टोर को विजिट करता है, और जो वेरिफिकेशंस होती हैं, जो बैंक स्टेटमेंट्स होती हैं, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो सारी उससे मंगवाता है, और वो उसके बाद उसको बैच देता है कि इनका फिजिकल हमने लोकेशन विजिट की है, इनकी जो फैक्ट्री है उसको हमने विजिट किया है, दे आर द जेन्युइन पीपल, दे कैन प्रोवाइड यू सर्विस। तो अली बाबा ने उनको बैच दे दिया, तो आपका रिस्क जो है वो कम हो गया। दूसरी जो बड़ी चीज़ होती है वो है अश्योरेंस, कि आपको जो सप्लायर है वो क्या आपको प्रोडक्ट की अश्योरेंस दे रहा है। ये आप समझ लीजिए कि जिस तरह काइंड ऑफ इंश्योरेंस होती है ना, प्रोडक्ट की इंश्योरेंस होती है, इसी तरह जो ट्रेड अश्योरेंस होती है जो अली बाबा इशू करता है। और ट्रेड अश्योरेंस का मतलब ये है कि अली बाबा इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है कि भाई आप बेफिक्र होकर इस सप्लायर से चीज़ें खरीदें, किसी भी नुकसान की सूरत में हम जिम्मेदार होंगे। अब आपने क्या करना है कि अली बाबा से जब सप्लायर फाइंड कर रहे हैं तो पहले चेक कर लें, फिल्टर कर लें कि आपको सिर्फ वो लोग नजर आएं जो वेरीफाइड हैं, आपके पास वो आएंगे। फिर दूसरा चेक लगा लें कि सिर्फ वो नजर आएं जो ट्रेड अश्योरेंस देते हैं। अब ट्रेड अश्योरेंस क्या होती है? ट्रेड अश्योरेंस ये होती है कि जब आपने ऑर्डर किया तो सप्लायर ने पैसे मांगे, आप बेधड़क होकर पैसे दे दें। क्यों? क्योंकि जिम्मेदार कौन है? अली बाबा जिम्मेदार है। अली बाबा इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहा है कि भाई अगर सप्लायर भाग जाएगा तो मैं जिम्मेदार हूं। वो बेसिकली आप डायरेक्ट सप्लायर को नहीं पे करते, आप पे करते हैं अली बाबा को। अली बाबा उनको बताता है कि भाई आप काम शुरू करें, ये पैसे मेरे पास आ गए, मैं आपको पैसे दूंगा, मेरी गारंटी है। जो सप्लायर होता है वो भी बेफिक्र होकर काम करता है, और जब प्रोडक्ट आपके पास आ जाती हैं तो फिर अली बाबा आपसे पूछेगा जी आपको प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, आप चेक कर लें, तसल्ली है, आपकी क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम या किसी और चीज़ में प्रॉब्लम, अगर कोई क्वालिटी का इशू होता है तो आप कहते हैं जी कि मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं, वो प्रोडक्ट आप वापस भेजते हैं या उसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलती है, और आप क्वालिटी अश्योर करते हैं। ये अली बाबा की जिम्मेदारी है। और जब आप ग्रीन सिग्नल देंगे कि भाई आई एम हैप्पी विद द प्रोडक्ट्स, तो तब अली बाबा उनको फुल पेमेंट रिलीज करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा आप समझ लें चेक है। आमतौर पे जो नया सेलर है वो इस चीज़ को नहीं देखता कि वेरीफाइड है या नहीं है, ट्रेड अश्योरेंस है या नहीं, तो उनको बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तीसरी जो चीज़ आपने चेक करनी है कि आपने ये देखना है कि जिस सप्लायर को मैं चूज़ कर रहा हूँ उसका अली बाबा पे सेल करने का एक्सपीरियंस कितना है। नए सेलर आप पे तजर्बा करें, नए सप्लायर आप पे तजर्बा करेंगे। आपने ये देखना है कि बेहतरीन सप्लायर वो होता है जिसका कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो अली बाबा पे बेचने का। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे सप्लायर आपको नहीं भी मिलते। जो बेंचमार्क है वो ये है कि अगर कोई सप्लायर 1 साल से कम तजर्बा रखता है अली बाबा पे, तो आप कभी भी उस पर ट्रस्ट ना करें, कभी भी आप उसको चूज ना करें। ये ज़रूरी है कि उसका एक्सपीरियंस हो। और फिर ये भी आप देख लें कि उसने अमेज़ॉन के साथ क्या काम किया है, और अमेज़ॉन के साथ साथ ये भी चेक कर लें कि जिस कंट्री में आप कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप यूएसए के साथ काम कर रहे हैं, तो क्या उसने कभी यूएसए के साथ काम किया है। देखिए नए लोग जो हैं ना, उनमें गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो तजर्बा करके फिर सीखते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, आपने ये रिस्क नहीं लेना। आपने वो सप्लायर फाइंड करना है जिसका कम से कम 1 साल
और ज़्यादा से ज़्यादा यानी 1 साल से 5 साल के साथ जिनका तजर्बा हो, और जो आपको सैम्पल्स दें और प्रोवाइड करें तो उनकी क्वालिटी आप चेक कर सकें, और जो कम्युनिकेशन करें तो वो इन टाइम आप वो कम्युनिकेशन हो। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ सप्लायर होते हैं, उनको आप ईमेल करते हैं, वो आपका जवाब ही नहीं देते। तो आपने ये देखना है कि जो सप्लायर है कम से कम यानी ज़्यादा से ज़्यादा उसका जो टैट यानी टर्न अराउंड टाइम जो है वो 3 घंटे से ज़्यादा ना हो। आप उसको जो है वो मैसेज करें, उसको ईमेल करें, तो वो 3 घंटे के दरमियान अगर आपको जवाब दे देता है, इसका मतलब वो प्रोफेशनल है। और अगर 3-3 दिन उसने जवाब ही नहीं दिया तो फिर आप समझ लीजिए कि दे आर नॉट प्रोफेशनल। तो इन चीज़ों को भी आपने जो है वो देखना है। तो ये कुछ चेक्स हैं जो बेसिक चेक्स मैंने बताए हैं। जब प्रोफेशनली आप इन चीज़ों को देखते हैं तो और भी बेशुमार चीज़ें, लेकिन ये बेसिक चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हैं तो आप धोखे से बच जाएंगे, आप जो है वो नुकसान से जो है वो बच सकते हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। थैंक यू सो मच सर। यकीनन ये पूरा जो आपने कन्वर्सेशन और जो पूरा हमें सेशन आज दिया है ये यूज़फुल तो है लेकिन अ बिट टेक्निकल भी है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारे नाजरीन को आप एक सम करके टिप्स दे दें टू फाइंड द बेस्ट सप्लायर, तो वो शायद बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप हमें प्लीज़ टू फाइंड द बेस्ट सप्लायर आप हम इसकी टिप्स दे दें हमें। यस, कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि एक नया सेलर सबसे बड़ी जो अट्रैक्शन उसके लिए होती है वो है लोअर प्राइस। कि अगर उसको कम से कम प्राइस पे कोई चीज़ मिल जाए तो वो कहेगा कि यस मेरे पास मार्जिन बहुत ज़्यादा है और मैं अच्छा पैसा बना लूँगा। मैं बीइंग प्रोफेशनल सबसे पहले ये सजेस्ट करूँगा कि नेवर बी अट्रैक्टेड, कभी भी बहुत ज़्यादा फोकस लोअर प्राइस पे ना करें। अगर आपने अमेज़ॉन के साथ काम करना है, आप ये देखें कि जो प्रोडक्ट्स आपको मिल रही हैं, जिस सप्लायर से प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, क्या वो सप्लायर उस क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है जिनकी अभी मैंने बात की है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जो नया सप्लायर होता है ना, वो आपको सस्ती चीज़ें दे देता है, और जब वो सस्ती चीज़ें देगा तो वो बहुत सारी गलती भी करेगा और वो कभी भी शायद आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। दूसरी टिप ये है कि कभी भी आप कोई ब्रांडेड चीज़ ना खरीदें। आमतौर पे नए सप्लायर को ये होता है कि मैं जी आईफोन मुझे चाइना से जो है वो 1 लाख रुपए में मिल रहा है, वही आईफोन जो है वो मैं अगर अमेज़ॉन पे बेचूंगा तो वो 2 लाख रुपए में बिक जाएगा, तो मैं ये ख़रीद लेता हूँ। यहाँ पे आपका पैसा बर्बाद हो जाता है। ये नहीं कि ब्रांडेड चीज़ें बिकती नहीं हैं, ब्रांडेड चीज़ें बिकती हैं, लेकिन ब्रांडेड चीज़ों को बेचने के लिए आपका स्ट्रेचर बड़ा होना चाहिए, आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। नॉर्मली अमेज़ॉन भी आपको इजाज़त नहीं देगा कि आप आईफोन जो है वो बेच सकें। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली एक रजिस्टर्ड ब्रांड है। फिर दूसरी बात यह है कि आप फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आईफोन की आपको एग्जांपल दी, इसी तरह आप जो है कोई और ऐसा रिनाउंड ब्रांड जो है उसकी प्रोडक्ट्स आपको सस्ती मिलती हैं और आप अट्रैक्ट होकर ख़रीद लेते हैं, यकीन करें वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आप अमेज़ॉन पे बेच नहीं सकेंगे। तो एक तो आपने प्राइस से अट्रैक्ट नहीं होना, दूसरा ये है कि ब्रांड की चीज़ें जो है वो इनिशियली कभी भी आपने रिनाउंड ब्रांड जो है वो आपने नहीं उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, ये एक बहुत बड़ा आपको लॉस हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि गो विद एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस लोगों के साथ जाइए, एक्सपीरियंस सप्लायर्स को ढूंढिए और शुरू में अपनी रेपुटेशन बनाने की कोशिश करें। पैसा तो आप बना ही लेंगे, क्योंकि अमेज़ॉन पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमने अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है। तो प्रॉफिटेबल बनाने के लिए पैसे का आना ज़रूरी है, लेकिन इसको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म रखें। आखिरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो आखिरी टिप है कि अगर आपने अपना बिजनेस मॉडल बनाया है कि मैंने 5,000 रुपये या $5,000 के साथ मैंने बिजनेस अपना शुरू करना है। अब $5,000 आपने एक दफ़ा लगा लिया, लेकिन आपके पास जो है वो $5,000 अगर आपने बिजनेस के लिए रखा है, उसकी उस अगर जो है वो स्पेस में आपने काम करना है तो कम से कम $5,000 आपके पास मज़ीद होना चाहिए। वो क्यों होना चाहिए? देखें, जब आपका काम चल जाएगा, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट बहुत अच्छा हंट कर लिया, आपने सप्लायर ज़बरदस्त फाइंड कर लिया, प्रॉफिट मार्जिन बेशुमार हैं, प्रोडक्ट आपकी बिक रही है। अब प्रोडक्ट जो आपने दी थी वो आपकी बिक गई 1 महीने के अंदर। अब जब 1 महीने के अंदर प्रोडक्ट बिक गई, तो जब प्रोडक्ट बिकी उसका एक प्रोसीजर होता है, 2 हफ्ते से पहले आपको अमेज़ॉन से पैसे नहीं मिलते। लेकिन अगर आप उन पैसों का इंतज़ार करें कि वो पैसे आएंगे तो आगे से मैं जो है वो इन्वेंटरी ख़रीदूंगा तो फिर आगे भेजूंगा,
तो आपका बिजनेस नहीं चल सकेगा। आपके पास उस इन्वेंटरी को खरीदने के लिए मज़ीद पैसे होने चाहिए। तो जो बड़ी गलती करते हैं आमतौर पे नए सेलर, कि जो पैसा होता है वो एक दफ़ा लगा देते हैं, और जब एक दफ़ा लगा देते हैं तो वो ये सोच रहे होते हैं कि जो मैंने चीज़ें ये ख़रीदी हैं ये बिक जाएंगी, इनके पैसे आ जाएंगे तो मज़ीद चीज़ें ख़रीदूँगा। ऐसा नहीं होता अमेज़ॉन पे। अमेज़ॉन पे अगर आपने 5,000 के साथ काम करना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2,500 इन्वेस्ट करें, आप 2,000 3,000 इन्वेस्ट करें। 2-2,500 आप जो है वो अपने पास बैकअप रखें ताकि नेक्स्ट ऑर्डर आप प्लेस कर सकें, और इस तरह से आप अपने बिजनेस को सस्टेनेबल बनाएंगे। ये कुछ चीज़ें जो नया सेलर जो है वो जिन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता और गलतियां करते हैं, जिनकी वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। वेरी यूजफुल टिप्स इंडीड। सर, कैथलिक टीवी के व्यूअर्स और स्पेशली यूथ के लिए कोई मैसेज कि हाउ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ यूजफुल फॉर देम? ये जो प्रोग्राम है स्पेशली कैथलिक टीवी की यूथ के लिए ही ऑर्गेनाइज किया है, और मैं समझता हूँ कि ये कैथलिक टीवी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये प्रोग्राम जो हम ये जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको जानते हैं कि ये कोई आम ट्रेनिंग नहीं है। ये सबसे इस वक्त एडवांस, सबसे ज़्यादा इन डिमांड और सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रेनिंग है। इसके लिए बेसिक वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग के लिए 30 से 40 हज़ार रुपया आपको देना पड़ता है, जो चीज़ें हम आपको सिखा रहे हैं। तो अगर कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आप एक एक्सपर्ट वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। तो मैं जो कैथलिक टीवी के प्लेटफॉर्म से जो नौजवान हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो कारोबारी लोग हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम को आप तरतीब के साथ फॉलो करें। इसमें जो भी हमने एपिसोड्स दिए हैं वो सारे एपिसोड्स जो है वो आप देखें। आप यूट्यूब चैनल पे आपको पूरी इसकी प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, आप इसको वॉच कीजिए। और आप इसको मुकम्मल करने के बाद अगर आप अपना बिजनेस नहीं भी करते, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करके आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। और जब आपके पास तजर्बा आ जाए तो आप खुद भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ ग्रेट ऑप्शन जिसमें आप सबको और हमें कैथलिक टीवी का मशकूर होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, यकीनन आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। कैथलिक टीवी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें ताकि आपका फीडबैक हम तक पहुंच सके और हम अपने एपिसोड्स को मज़ीद बेहतर बना सकें। थैंक यू वेरी मच।